Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are discussing previous year's question papers of UPSC CSE on this platform, which are divided and segregated as per the topics. So from polity subject, we had already covered the questions from the historical background, the Constituent Assembly, fundamental rights, DPSP, fundamental duties and many more. So today, this lecture covers the previous year's question paper from the topic Union Executive and the State Executive. So when I talk about the Union Executive, what all comprises Union Executive? It's very simple, we all know. President, Vice President, Council of Minister, which is headed by the Prime Minister and Attorney General of India. Similarly, you can conclude the same thing, the members of the state executive as well on these lines. So now it's clear that the questions which we will be discussing would be on president, it could be on vice president, council of minister, prime minister and attorney general of India. Basically, this covers the union and the state executive. So starting with the first question, it says that consider the following statement. Number one statement is, if the election of the president, that means they want to ask about procedure of election of the president. The statement is, if the election of the president of India is declared void by the Supreme Court of India, all the act done by him or her in the performance of duties of his or her office of president before the date of decision becomes invalid. तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? पहले तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? इसमें ये बोला है कि अगर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने अगर वॉइड करार कर दिया तो उस इलेक्शन के पहले, यानी कि ये इलेक्शन तो सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड बोल दिया, तो इस इलेक्शन से पहले अगर प्रेसिडेंट ने अपने ड्यूटीज के फॉर्म में कोई काम किए हैं तो क्या वो भी इनवैलिड हो जाएंगे? तो ऐसा होता नहीं है। कैसे नहीं होता है? तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देख लेते हैं। आपको इसके लिए पता होना चाहिए इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के लिए हम किसको इलेक्ट कर सकते हैं, तो पहला स्टेप तो आता है कि क्वालिफिकेशन। अगर आपको किसी पोजीशन पे किसी को लेना है तो पहले क्वालिफिकेशन तो पता होनी चाहिए। सबसे मेन क्वालिफिकेशन जो आप याद रखोगे कि एज है आपके पास 35 इयर्स की होनी चाहिए। एलिजिबल फॉर द इलेक्शन ऑफ द लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा होता है, वाइस प्रेसिडेंट के केस में राज्यसभा हो जाएगा, इसको आप याद रखोगे। ठीक है, इलेक्शन पता हो गया, मतलब सॉरी क्वालिफिकेशन पता हो गया। अब यहाँ पे कि कैसे अप्लाई करना होता है, दूसरा यहाँ पे है कि सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू होता है। अब इलेक्शन किस प्रकार का यहाँ पे है, यहाँ पे जो आपके पास इलेक्शन है वो इलेक्शन होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, तो इंडिया के अंदर अगर प्रेसिडेंट का चुनाव होना होता है तो वो होगा आपके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। यानी कि मान लो कि मेरे पास ये एक कैंडिडेट है, ये बी कैंडिडेट है, ये सी कैंडिडेट है, नॉमिनेटेड कैंडिडेट से इनका अगर इलेक्शन आपको करवाना होगा तो ये होएगा आपके पास प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। नाउ अब इलेक्शंस के अंदर जो वोटिंग है वो करता कौन है? क्या हम डायरेक्ट करते हैं? नहीं, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है, यानी इसमें जो वोट करने वाले लोग हैं ये एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू हम समझ सकते हैं। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, मतलब लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि हम एमएलए की बात कर रहे हैं, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की भी इलेक्टेड मेंबर्स, यानी कि हम एमएलए के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सॉरी एमपी होगा। सो वी आर टॉकिंग अबाउट जितने भी आपके पास एमपी है या फिर जितने भी आपके पास एमएलए है, इन सब के जो इलेक्टेड मेंबर्स है वो इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये तो हो गया कि कौन कौन वोट कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो
या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो और इनके इलेक्शन के अंदर कोई डिस्प्यूट आ गया या कुछ भी हो गया, तो उसमें जो फाइनल अथॉरिटी होती है डिसीजन लेने की वो सुप्रीम कोर्ट के पास में होती है। और यही यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई डिस्प्यूट हो गया, अगर कोई प्रॉब्लम आ गई और उसके चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस इलेक्शन को वॉइड या इनवैलिड बता दिया, तो क्या वहां पे प्रेसिडेंट के किए गए एक्ट उस इलेक्शन से पहले जो थे वो भी इनवैलिड होंगे? तो ऐसा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ ऐसा बोला है कि अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन इनवैलिड होता है तो उससे पहले उनके जो भी एक्ट उन्होंने किए हैं वो इनवैलिड नहीं माने जाएंगे। दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोली थी कि अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाती है या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो आपके पास मेंबर्स है वो वोटिंग के लिए नहीं एलिजिबल होते हैं, तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन रोक देंगे। यू कैन नॉट प्रूव दिस ग्राउंड टू स्टॉप द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यही इन्होंने, तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपके पास गलत हो गया। यानी सेकंड स्टेटमेंट में आपके पास बोला है दैट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी पोस्टपोन्ड ऑन द ग्राउंड दैट some legislative assemblies have been dissolved and elections are yet to take place। तो ऐसा भी नहीं होता है। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कोई डिसॉल्व होती है तो उनके जो मेंबर्स हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं कि इनएलिजिबल हो जाते हैं टू वोट। तो ये भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड यहाँ पे बोला है कि अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास जाता है फॉर द एसेंट, so the constitution prescribe the time limit he or she has to declare his or her assent। तो क्या ये सही है? नहीं। आपने अगर पढ़ा हो वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, तो यानी 4 तरीके के वीटो पावर होते हैं हमारे पास। एक मेरे पास होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर, एक मेरे पास होता है पॉकेट वीटो पावर, एक मेरे पास होता है सस्पेंसिव वीटो पावर, और एक होता है क्यू वाला। नाउ जब एब्सोल्यूट वीटो पावर की बात करते हैं तो जो प्रेसिडेंट है वो अपना एसेंट दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन जब पॉकेट वीटो पावर की बात होती है तो इन कंडीशंस के अंदर जो प्रेसिडेंट है वो अनलिमिटेड टाइम तक उसको अपने पास रख सकते हैं विदाउट गिविंग एनी एसेंट। सो दिस स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है वो डी हो जाएगा कि तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया और यहाँ पे बहुत ड्रास्टिक जो चेंज दिखा था वो ये था कि इन्होंने पैटर्न बदल दिया। अब यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक का सहारा ना लेके आपको हर एक स्टेटमेंट के बारे में पता हो। तो मतलब यहाँ से वो पता आपको ये बोलना चाह रहा है कि भाई इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो है ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। ये क्लियर है? ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। Consider the following statement। पहला, according to the Constitution of India, the central government has a duty to protect the state from the internal disturbances। याद करो जब हमने नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी ये तीन के बारे में जब हमने पढ़ा था, तो फॉर एग्जांपल जब हम इमरजेंसी प्रोविजन की बात कर रहे थे पिछले वीडियो के अंदर, जब क्वेश्चन के साथ डील कर रहे थे, हमने बात करी 3 इमरजेंसीज होती है। एक है मेरे पास नेशनल इमरजेंसी, एक मेरे पास होता है स्टेट इमरजेंसी जिसको मैं प्रेसिडेंट रूल भी बोलती हूँ अंडर आर्टिकल 356, और फिर मेरे पास एक होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो जब हमने स्टेट इमरजेंसी की बात करी थी आर्टिकल 356, इसको प्रेसिडेंट रूल भी बोला जाता है, तो इसको पढ़ने से पहले हमने एक और आर्टिकल बात करी थी जिसका था आर्टिकल 355। मतलब आर्टिकल 355 कहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ड्यूटी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द इंटरनल डिस्टर्बेंसेस या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन। तो ये स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ पे बोला गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी ड्यूटी होती है टू प्रोटेक्ट करना, तो यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। कमिंग टू द सेकंड स्टेटमेंट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया exempt the state from providing the legal counsel to a person being held for preventive detention। Remember fundamental right which is part of your part 3 of the Indian Constitution। वहां पे आर्टिकल 12 स्टेट्स के बारे में बात करता है, फिर आर्टिकल 13 एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है या फिर जुडिशियल रिव्यू है उसके रिगार्डिंग था,
आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये इक्वालिटी के आपके पास थे, राइट टू इक्वालिटी के अंदर आर्टिकल्स थे। देन यू टॉक्ड अबाउट राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19, आर्टिकल 22, सॉरी आर्टिकल 20, आर्टिकल 21। फिर आपके पास आता था आर्टिकल 22 जो कि डिटेंशन के बारे में बात करता था। इसमें हमने 7 क्लॉजेस के बारे में पढ़ा। आर्टिकल 22 में 7 क्लॉजेस है, जिसमें आपके पास आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है, और बाकी जो है आपके पास सॉरी प्यूनिटिव की बात करता है, और एक जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में बात करता है। तो जब आप आर्टिकल 22 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 के बारे में बात करते हो, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोल रखा है कि अगर आप किसी भी पर्सन को अरेस्ट करते हो तो आपको सबसे पहले उनको ग्राउंड बताना पड़ेगा कि आप क्यों उनको अरेस्ट कर रहे हो। सेकेंड, 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उनको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग द जो जर्नी वाला टाइम होता है। और फिर यहाँ पे इन्होंने इनको बोला था कि वहां पे उनको लीगल काउंसिल जो है आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो वो तो प्रोवाइड करने की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एग्जिम्प्ट। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये चीज उनके लिए अवेलेबल होती है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो अभी तक हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेटमेंट कि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो क्या बोलता है, दैट अकॉर्डिंग टू द प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002 यानी कि पोटा एक्ट, टारा पोटा एक्ट, दो जो टेररिज्म के एक्ट है, कन्फेशन ऑफ द अक्यूज्ड बिफोर द पुलिस कैन नॉट बी यूज्ड एज अ एविडेंस। अब मोस्टली बच्चे को फंडामेंटल राइट जो है उसके हिसाब से कर देते हैं, बट वो एक गेस वर्क है। आपको थोड़ा सा पोटा के बारे में भी पता होना चाहिए, वहां पे साफ साफ लिखा है, सो दैट दे कैन नॉट यूज दिस, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहाँ पे आ जाएगा ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई एम सॉरी, दिस आई एम सो सॉरी, सो दिस स्टेटमेंट इज absolutely wrong and okay, so I think ऑप्शन की नंबरिंग में आई गॉट कंफ्यूज। फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा सा मुझे इसको इरेज करने दो ताकि क्लियरिटी बनी रहे, कंफ्यूजन कम से कम हो। तो पहला जो स्टेटमेंट था वो हमने क्लियर कर लिया, आर्टिकल 355 के बारे में यहाँ पे बात करी गई है। सो दिस इज आर्टिकल 355। So according to the Constitution of India, the central government has a duty to protect the state from internal disturbance. This statement is correct. Then statement 2 is wrong because Article 22 के अंदर legal counsel provide करने की बात करी गई है, but यहाँ पे exemption इन्होंने बोल दिया है। फिर हम आते हैं statement 3 पे, जहाँ पे पोटा एक्ट 2002 के अंदर बात करी गई है कि जो confession है of the accused before the police cannot be used as evidence. So this is correct. तो यहाँ पे दो statement जो है वो correct है, आंसर हो जाएगा बी, that is two statements are correct. Coming to the third question, consider the following statement in respect of elections to the president of India. देखो 2023 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था प्रेसिडेंट के इलेक्शन से, और इसी 2023 में इन्होंने प्रेसिडेंट के ही जो चुनाव होता है उस पर जो क्वेश्चन है वो पूछा है। तो यहाँ पे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट पे बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस डाला है, ठीक है। स्टेटमेंट जो है उसका पहला स्टेटमेंट देखते हैं, द मेंबर्स नॉमिनेटेड टू आइदर हाउस, यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं, that the members nominated to either house of the parliament or the legislative assemblies of the state are also eligible to included in the electoral college. तो नहीं, हमने इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में बात करी गई थी जिसमें क्या था, दैट इज लोकसभा या फिर राज्यसभा, दोनों के ही केस में इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, प्लस जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां पे भी इलेक्टेड मेंबर्स के बारे में बात होती है। तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है कि सॉरी दिस इज स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे ये नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेटमेंट में, हायर द नंबर ऑफ इलेक्टिव असेंबली सीट हायर इज अ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ईच MLA ऑफ दैट स्टेट। तो क्या ये सही है या गलत है? क्या आपको इलेक्शंस जो होते हैं प्रेसिडेंट की इस पे क्लियरिटी है? That is, higher the number of elective assembly seat, higher is the value of vote of each MLA of that state. तो ये गलत है। थर्ड देखते हैं, the value of vote of each MLA. Actually आप थोड़ा सा एक काम करो,
जो पॉपुलेशन सेंसस है उसको एक बार थोड़ा सा रफली आइडिया ले लो कि कौन से स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है, बिकॉज यहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसका वैल्यू ऑफ वोट। तो इस कंसेप्ट पे इन्होंने ये क्वेश्चन दिया है। तो आप चाहे कितना भी स्टेटमेंट पढ़ लो, आपको थोड़ा सा रफ आइडिया नहीं है तो आप इसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1 हो जाएगा। नाउ लेट्स कम टू द फोर्थ क्वेश्चन, दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया classifies the ministers into 4 rank, visa the cabinet minister, minister of state with independent charge, minister of state and the deputy minister। तो देखो ये तो स्टैटिक क्वेश्चन है, सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन है, दिस इज रॉन्ग। बिकॉज जब भी हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ 3 ही कैटेगरी आपको देखने के लिए मिलती है। पहली जो कैटेगरी होती है वो होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स की, जिनको इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स दिए जाते हैं, वो इंडिपेंडेंटली चार्ज किए जाते हैं उनके ऊपर। और सेकंड होते हैं आपके पास मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, या तो ये इनके पास इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ इनको अटैच कर दिया जाता है। थर्ड नंबर पे आपके पास डेप्यूटी मिनिस्टर्स आ जाते हैं, तो वो जो है हमेशा किसी के साथ अटैच होते हैं असिस्ट करने के लिए। सो देयर आर ओनली 3 कैटेगरीज, नॉट द 4 कैटेगरीज। तो ये आप याद रखिएगा। तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपके पास गलत हो जाएगा। नाउ स्टेटमेंट 2, दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स in the union government including the prime minister shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट है। अब यहाँ पे ये कैसे पता चला या फिर कहाँ लिखा हुआ है? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में, ये बहुत चीजों के बारे में बताता है। एक तो यहाँ पे बात होती है एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके अंदर जो स्प्लिट था पहले कि इतने मेंबर्स जो है स्प्लिट कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, वो 91st अमेंडमेंट से हटा दिया गया। दूसरा इन्होंने बोला कि जो यूनियन की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके जो टोटल मेंबर्स है इंक्लूडिंग द Prime Minister shall not exceed 15% of the total member of Lok Sabha, not the Rajya Sabha, Lok Sabha। And similarly, state के लिए भी same चीज है, that total members shall not exceed the 15%, including the CM of the Council of Minister, right? But स्टेट के केस में इन्होंने मिनिमम नंबर भी बताया कि 12 जो है कम से कम मिनिमम नंबर होना चाहिए, ठीक है। बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे बात हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आपके पास हाईएस्ट जो लॉ ऑफिसर हम इनको मानते हैं, और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया आर द ओनली ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट who are allowed to participate in the meetings of the Parliament of India। अब जब भी आप अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पढ़ोगे, आप अच्छे से पढ़ो, उसका आखिरी जो पैराग्राफ है चैप्टर का उसमें साफ साफ लिखा है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एंड एडिशनल जो आपके पास जज होता है इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके बारे में आर्टिकल 76 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वहां पे सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल जनरल जो है इनके बारे में बात नहीं कर रखी है, वो सिर्फ अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। और अटॉर्नी जनरल के पास वो सारे पावर्स होते हैं जो कि एक एमपी के पास होते हैं, प्लस वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं पार्लियामेंट की मीटिंग्स में, लेकिन ये पावर जो है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के पास नहीं होती, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग हो जाएगा। बढ़ते हैं दूसरे स्टेटमेंट के पास, that according to the Constitution of India, the Attorney General of India submit his resignation when the government which appoint him resigns। इसको आप अटेम्प्ट करिए, 1-2 मिनट लीजिए और सोचिए और इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है, पहले ये जान लेते हैं कि इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं, ठीक है। इनका जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट करते हैं। तो कायदे से प्रेसिडेंट जो है वर्क्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब सरकार ही नहीं रही, सरकार ने रिजाइन कर दिया या सरकार जो है गिर गई, तो फिर कायदे से तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी रेजिग्नेशन दे देना चाहिए, और ऐसा होता भी है।
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर देते हैं, जब जो गवर्नमेंट है वो विच अपॉइंट्स हिम वो रेजिग्नेशन दे देती है। लेकिन ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखी है। कन्वेंशनली ऐसा होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नीदर टू। ठीक है, बढ़ते हैं अगला जो सवाल है उसकी तरफ। दैट विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, बट फिर भी ऐसे कभी कभी झटका लग जाता है, बट यू डोंट हैव टू वरी, जो हर साल आ रहे हैं उस सेगमेंट को आप स्ट्रॉन्ग बना के चलो, आपके क्वेश्चंस जो है कवर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे दे रखा है पहला स्टेटमेंट, एन गोपालस्वामी अय्यनगर कमेटी suggested that a minister and a secretary be designated solely for pursuing the subject of administrative reform and promoting it। बिल्कुल इसका उल्टा उन्होंने सजेस्ट किया था, तो ये स्टेटमेंट गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, दैट in 1970 the department of personnel was constituted on the recommendation of the administrative reform commission 1966 and this was placed under the prime minister, so this is correct। तो इसमें हो जाएगा B is the answer। Now, seventh question, very easy question, that at the national level, which ministry is the nodal agency to ensure the effective implementation of Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dweller Act 2006। ये आपने एनवायरमेंट के अंदर भी पढ़ा होगा, एंड इसका क्लियर कट आंसर आपको दिख रहा होगा, मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि फिर से कहीं ना कहीं इन्होंने प्रेसिडेंट के ऊपर ही पूछ लिया है। दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन, यहां पे किसके बारे में बात हो रही है? अगर इस क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट है वो है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ द पार्लियामेंट एट सच प्लेस एज ही और शी थिंक्स फिट। तो ये भी करेक्ट है। आप सभी को जब आपने प्रेसिडेंट पढ़ा होगा उसमें देखा होगा कि एक तो हर साल का जो पहला जो सेशन होता है या फिर इलेक्शंस के बाद का जो पहला टाइम होता है, दोनों ही केस में प्रेसिडेंट जो है समन करता है। सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया provides for 3 sessions of parliament in a year but it is not mandatory to conduct all the 3 sessions। देखो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है दैट 6 मंथ से ज्यादा का जो गैप है वो नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली आपको ये सेशन तो कंडक्ट करना ही पड़ेगा, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, there is no minimum number of days that the parliament is required to meet in a year, so this is correct। ऐसा कहीं पे लिख नहीं रखा है कि इतने दिन आना पड़ेगा, बट अगर कोई मेंबर 60 दिन से ज्यादा एब्सेंट होता है बिना इन्फॉर्म किए तो उसके लिए एक्शन जो है जरूर लिया जाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट 1 and 3 is correct। Coming to the next question, which says that with reference to the legislative assembly of a state in India, consider the following statement। पहला, the governor makes a customary address to the members of state legislature at the commencement of first session of the year। देखो इसलिए बोलते हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर करो आप। ये जो आपके पास सवाल था 2020 का था, 2020 में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का जो सेशन है उसको कभी भी समन कर सकता है, और सेम चीज लगभग गवर्नर पे भी लागू होती है। और एक साल पहले 2019 में उन्होंने यही पैटर्न पे क्वेश्चन जो है गवर्नर के कंटेक्स्ट में पूछ लिया कि भाई जो गवर्नर है वो अपने कस्टमरी एड्रेस देता है टू द मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, तो ये करेक्ट है। सेकेंड यहाँ पे बोला गया है व्हेन अ स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव अ रूल on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter। अगर आप सभी लोगों ने आर्टिकल 202 पढ़ा है तो उसमें लिखा है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास पावर है टू मेक द लॉज फॉर द स्टेट मैटर्स, राइट। लेकिन अगर वो तब तक अगर किसी रीजन से नहीं हुआ है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं बने, तो पार्लियामेंट के जो रूल्स होंगे, लोकसभा के जो रूल्स होंगे उस मैटर पे उसको फॉलो किए जाएंगे। तो ये भी स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट है, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। बढ़ते हैं अगले सवाल पे, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट
in any court during his term of office. अब गवर्नर याद नहीं है तो प्रेसिडेंट तो पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है जब तक वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में होते हैं इनके खिलाफ आप कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो। सिविल प्रोसीडिंग के लिए आपको उनको एडवांस नोटिस जो है वो देना पड़ेगा, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते। तो सेम चीज गवर्नर पे होती है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। स्टेटमेंट 2 जो है दैट इज द इमोल्यूमेंट्स and the allowances of the governor of a state shall not be diminished during his term of office। क्या ये सही है या सही नहीं है? ऑब्वियसली ये भी है, क्योंकि कुछ प्रिविलेजेस गवर्नर और प्रेसिडेंट को जो है वो मिली होती है। तो स्टेटमेंट सी जो है करेक्ट हो जाएगा, बोथ 1 and 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे है द चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। क्या ये गलत है? नहीं। जब हम चीफ सेक्रेटरी के बारे में बात करते हैं तो वो हमारे कंट्री के जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंट करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। लाइक मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? फाइन। सो ये गलत हो जाएगा। इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट चीफ सेक्रेटरी इन अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर, ये भी गलत है। चीफ सेक्रेटरी जो होते हैं उनको चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और उनका कोई भी फिक्स्ड टेन्योर जो है नहीं देखने के लिए आपको मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर 1 एंड नीदर 2। बात करते हैं अगले जो सवाल के ऊपर। यहाँ पे पूछा गया है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The executive power of the Union of India is vested in the hands of Prime Minister। इससे ज्यादा इसी सवाल नहीं हो सकता। आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है जब आप पढ़ते हो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उसका एक फीचर होता है जिसमें हम बोलते हैं हमारे पास 2 हेड है। एक हमारे पास है रियल हेड और एक है हमारे पास नॉमिनेशन के थ्रू जो आते हैं। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उनको बोलते हैं हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जिसको रियल पावर है, और जो प्रेसिडेंट है इज हेड ऑफ द स्टेट, करेक्ट। तो वहीं पे अगर ये चीज भी नहीं पता होती, इससे भी आपका आंसर निकल सकता था। ये भी अगर नहीं पता होता तो जब आप एग्जीक्यूटिव पढ़ते हो, प्रेसिडेंट पढ़ते हो, उसका पहला ही आर्टिकल है आर्टिकल 52 विच सेज दैट देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड अगला आर्टिकल 53 बोलता है ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द स्टेट और द यूनियन शैल बी ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द यूनियन शैल बी डन विद द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट आएंगे। लेकिन यही क्वेश्चन जो कि बहुत इजी होते हैं उसको बच्चे लापरवाही में या फिर फटाफट से पढ़ के या फिर नर्वसनेस में गलत कर देते हैं। यू हैव टू वर्क ऑन दीज सिली मिस्टेक्स। कमिंग टू द नेक्स्ट statement, the prime minister is the ex officio chairman of the civil services board। तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, आपके जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नीदर 1 एंड नीदर 2। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि इन्होंने कैबिनेट सेक्रेटेरिएट पे ही पूछ लिया है। तो यहाँ पे बोला है कि प्रिपरेशन ऑफ कौन कौन से फंक्शंस है जो कि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के होते हैं। सबसे पहले क्या वो एजेंडा फिक्स करते हैं? यस, वो एजेंडा फिक्स करते हैं। सेक्रेटेरिएट असिस्टेंस देते हैं कैबिनेट कमिटीज को? यस। एलोकेशन ऑफ फाइनल रिसोर्सेज करता है क्या? नहीं। फाइनेंस कमीशन वगैरह वो सब किस लिए? वो रिकमेंडेशन देती है आपके पास। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। दिस स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 2014 में फिर से उन्होंने वही क्वेश्चन को पूछा है इनडायरेक्ट वे में, दैट द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछा है इन्होंने कि जो प्रेसिडेंट है शैल मेक द रूल्स फॉर द मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकेंड इन्होंने बोला है all the executive actions of the government of India are taken in the name of prime minister। नहीं, ये repeated question है, आप ध्यान से देखो। 2013 के अंदर ये था आपके पास 2015 में इन्होंने ये सवाल पूछा और उसके बाद 2014 में भी इन्होंने यही सवाल पूछा। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 1। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। Which of the following are the discretionary पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट? इसमें से कौन से पावर्स हैं जो गवर्नर्स के लिए डिस्क्रिशनरी होते हैं?
इस सवाल को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये है रिगार्डिंग द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। इससे क्या आप समझते हो? देखो, जब प्रेसिडेंट आप पढ़ते हो तो आप पढ़ते हो कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट एक्ट्स एज पर द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और ये जो एडवाइस है 42nd अमेंडमेंट में बोला गया था कि बाइंडिंग होगी। 44th अमेंडमेंट में ये बोला गया कि एक बार प्रेसिडेंट को अगर कुछ चेंज करवाना हो या रिकंसिडरेशन जो है उसके लिए भेज सकता है, उसके बाद अगर वापस आता है तो वो बाइंडिंग है। सेम चीज गवर्नर के कंटेक्स्ट में होती है, लेकिन गवर्नर के कंटेक्स्ट में बाइंडिंग हो या नहीं हो इसके बारे में बात नहीं करी गई थी अमेंडमेंट्स के अंदर। लेकिन यहाँ पे गवर्नर के पास कुछ ऐसे पावर होते हैं जो कि वो अपने डिस्क्रिशन पे कर सकता है, मतलब बिना गवर्नर के एड एंड एडवाइस के कर सकता है। तो आप यहाँ पे देखते हैं पहला स्टेटमेंट, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल। जी हाँ, ये उसके डिस्क्रिशन पे होता है। अगर कोई भी स्टेट का गवर्नर जो है उसको अगर लगता है कि जो हमारा स्टेट है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रहा है, तो वो गवर्नर को एक लेटर लिख सकता है, रिपोर्ट कर सकता है कि हमारी स्टेट की कंडीशन ठीक नहीं है, प्लीज डू हैव द प्रेसिडेंट रूल, या फिर आप यहाँ पे आके स्टेट इमरजेंसी जो लगाइए। तो ये उसकी डिस्क्रिशन पे होता है, यहाँ पे उसको किसी के एड एंड एडवाइस की जरूरत नहीं होती है। दूसरा, अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, क्योंकि गवर्नर यानी कि जब किसी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है तो उनको एड एंड एडवाइस जरूरत पड़ेगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की हेडेड बाय सीएम। और प्रेसिडेंट भी जब मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है तो वहां पे भी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करता है, तो ये उसका डिस्क्रिशनरी पावर नहीं हुआ, ये गलत हुआ। थर्ड यहाँ पे आ जाएगा, रिजर्विंग सर्टन बिल्स पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, अगर उसको लगता है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट का कोई मैटर है या फिर इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल की वैलिडिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज की वैलिडिटी की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे बहुत से कंडीशन है जिसमें गवर्नर किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, आई एम सॉरी, प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रख सकता है कि इस बिल पे प्रेसिडेंट काम करेंगे, उसके बाद गवर्नर का या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का उस बिल पे कोई हक नहीं होता। तो ये उसके डिस्क्रिशन पे होता है। फोर्थ स्टेटमेंट है, मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज नॉट अ डिस्क्रिशनरी पावर। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। यस, इसका आंसर हो जाएगा 1 and 3। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। ये है, विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स दैट all the cabinet ministers shall be compulsorily the sitting members of लोक सभा। देखो, ऐसा नहीं होता। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा के भी हो सकते हैं, राज्यसभा के भी हो सकते हैं, और ये तो ठीक है, दोनों के ही नहीं होते तो भी चलता है। जैसे ही वो अपॉइंट होते हैं 6 महीने के अंदर अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा में किसी एक का मेंबर बनना पड़ता है। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, कैबिनेट की जो सेक्रेटेरिएट है उस पर क्वेश्चन आया है, द यूनियन कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ऑपरेट अंडर द डायरेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स। नहीं, ये डायरेक्टली प्रधानमंत्री जो है हमारे उनके अंडर में काम होता है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर है नीदर 1 and नीदर 2। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टू whom does द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को आप इम्पीचमेंट के थ्रू भी रिमूव कर सकते हो अंडर आर्टिकल 61, या फिर उनकी डेथ हो सकती है तो वो सीट वहां पे खाली हो सकती है, या फिर वो खुद अपना रेजिग्नेशन दे रहे हैं तो वो अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जिसमें बताया गया है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इन इंडिया is appointed by the president of India on the recommendation of the governor of the concerned state। नहीं, आर्टिकल 76 जो है उसमें बोला गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। उनकी जो क्वालिफिकेशन है ठीक वही होनी चाहिए जो कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए होती है। रिमूवल या टेन्योर के बारे में खास कुछ बात नहीं करेगी। लेकिन जब हम स्टेट के अंदर बात करते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट में, तो वहां पे गवर्नर अपॉइंट करता है, ना कि प्रेसिडेंट करता है। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है, दैट एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल, एपलेट एंड एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। देखो, जब आप सुप्रीम कोर्ट की बात करते हो तो उनके पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, एपलेट जुरिस्डिक्शन भी है, राइट, आपके पास एडवाइजरी भी है, रिट भी है, लेकिन हाई कोर्ट के पास एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन नहीं होती। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का मतलब प्रेसिडेंट जो है
सुप्रीम कोर्ट से दो कंडीशंस में एडवाइस ले सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, बाकी की मैटर्स में। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में एडवाइस लेता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास बाउंडेशन है कि उसको एडवाइस देनी ही देनी पड़ेगी, और दूसरे मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है कि वो एडवाइस देता है कि नहीं देता है। लेकिन दोनों ही केस में ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि वो उस एडवाइस को मानेंगे या नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसा कोई एडवाइसरी जुरिसडिक्शन हाई कोर्ट के पास नहीं है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा नीदर वन और नीदर टू। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, दैट विथ रेफरेंस टू द यूनियन गवर्नमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, द मिनिस्टर्स और द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर क्रिएटेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप सोच सकते हो तो मतलब आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। देखिए इसको करते हैं। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या बोल रहा है, दैट जो भी मिनिस्ट्रीज है या डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो प्रेसिडेंट क्रिएट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी। ये बिल्कुल ही गलत बोल दिया। सब कुछ ये जो है आपके पास प्रेसिडेंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, या फिर आप बोल सकते हो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट बोलता है each of the ministries is assigned to a minister by the president of India on the advice of prime minister, so this is correct। जो भी पोर्टफोलियो एलोकेशन होता है उनके लिए रिकमेंडेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ही देते हैं, तो स्टेटमेंट 2 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं अगला जो सवाल है उसकी तरफ। ठीक है, यहाँ पे बोला है एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल हु अमॉन्ग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। तो बेसिकली ये लिस्ट थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए प्रेसिडेंस का, जो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है आप उसको देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे आएंगे आपके पास जो प्रेसिडेंट है वो होते हैं, प्रेसिडेंट के बाद में यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके बाद में प्राइम मिनिस्टर, एंड फिर यहाँ पे आपके पास गवर्नर, फिर यहाँ पे आपके पास डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है, ठीक है, सॉरी फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो है, फिर आपके पास स्पीकर ऑफ द लोकसभा और सीजीआई जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। सो दोनों ही केस के अंदर आपको लिस्ट जो है वो मालूम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि आंसर हो जाएगा आपके पास गवर्नर ऑफ अ स्टेट विद इन हिज स्टेट। लेकिन ये जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है इसको थोड़ा सा आप याद कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। First is the President of India is different from the British King. Second, the office of Indian President is similar to that of the American President. देखो जब आप प्रेसिडेंट वाला चैप्टर पढ़ते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर भी पढ़ते हैं, उसमें कंपैरिजन जो है साफ साफ दे रखा है। उसमें एक स्टेटमेंट बोला है कि अगर इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए का कोई कंपैरिजन है तो आप उसको इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर करो, ना कि प्रेसिडेंट के साथ। ठीक है, बट ये उन्होंने अमेरिका के कंटेक्स्ट में बोला, तो यहाँ पे क्या है कि ऑफिस ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ पे आंसर होएगा सी, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। इंडिया के जो प्रेसिडेंट है और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है उसमें बहुत अंतर है, जबकि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को आप कंपेयर कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा, लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है। दैट इज असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगेन इट इज अ रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पे बोला है कि इनको जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। यस, दिस इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट, ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये भी सही है। देन ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इंपीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, नो। तो इसमें हो जाएगा आंसर 1 एंड 2। देखो आर्टिकल 76 जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है, उसमें साफ साफ लिखा है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर की तरह काम करता है, इनको अपॉइंटमेंट कौन करेगा? आर्टिकल 76 के अंदर प्रेसिडेंट करेगा। कैसी क्वालिफिकेशन है? सेम जो कि सुप्रीम कोर्ट की जज की होनी चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने ये भी बोला कि अगर ऑब्वियसली उनको प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहे हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस पे कर रहे होंगे। मतलब अगर गवर्नमेंट रिजाइन कर देती है तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी रिजाइन करना चाहिए, लेकिन ये कन्वेंशनली है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ। ठीक है,
तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 1 and 2। बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ, जिसमें है आपके पास कंसिडर द फॉलोइंग। फिर से इन्होंने ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पे पूछा है, तो इसके अंदर सबसे पहले जो है वो हो जाएंगे आपके पास चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड देन द कैबिनेट सेक्रेटरी। ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने का नहीं है, यू हैव टू remember this list of chronological order. Now, if the Prime Minister of India belongs to the upper house of the Parliament, यानी कि राज्यसभा, तो पहली बात हम बात करते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है हमारे पास, जो कि हेड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को, दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, दे आर नॉट कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा और द पार्लियामेंट। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लोकसभा की तरफ है। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर खुद अगर राज्यसभा का मेंबर हो तो क्या होगा? तो इसमें पहला स्टेटमेंट है, he will not able to vote in his favor in the event of no confidence motion। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमने बोला कि हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा होता है, देन आपके पास काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। सो जब भी प्राइम मिनिस्टर को रिमूव करने की बात होती है तो जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है वो लोकसभा में ही पास होता है, बिकॉज वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल लोकसभा के लिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर राज्यसभा का मेंबर होता है तो अपने रिमूवल का जो प्रोसीजर है उसमें वोट नहीं कर पाएगा। तो ये पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following statement is correct about the prime minister of India? First statement is, he is free to choose his ministers only among those who are the members of either house of the parliament। ऐसा नहीं है, अगर कोई लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर नहीं भी है तो भी उनको वो चूज कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही उनको अपॉइंट कर दिया जाता है उसके बाद उनके पास 6 मंथ का टाइम होता है, दे कैन टेक द membership of either house। So this statement is wrong। Second, he can choose his cabinet colleague after due counseling by the president of India in this regard। नहीं, जब भी कैबिनेट में उनके कलीग्स या मेंबर्स को चूज करने की बात होती है वो अपने डिस्क्रिप्शन पे किसी को भी चूज कर सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट, he has full discretion in the choice of persons who are to serve as ministers in his cabinet। yes, इसी का ऑपोजिट ये स्टेटमेंट हुआ, तो यहाँ पे ये आपके पास थर्ड स्टेटमेंट जो है करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, which one of the following is a part of electoral college of the president but not of the impeachment process। बहुत इंपॉर्टेंट, जब आपको प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होता है तब वहां पे आपके पास लोकसभा और राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर्स प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी पहली बात तो लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये तीनों के जो मेंबर्स होते हैं यानी कि एमपी और एमएलए, प्रेसिडेंट के जो इलेक्शन है उसके लिए आपके पास एलिजिबल होते हैं, बट नॉट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। अब जब इम्पीचमेंट होता है तब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रोल खत्म हो जाता है, सिर्फ इनकी बात मानी जाती है। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। यानी प्रेसिडेंट को जब इलेक्ट करने की बात होती है तब ये यहाँ पे होते हैं, लेकिन जब इम्पीच यानी रिमूवल की बात होती है तब इनका नंबर नहीं आता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला जो सवाल है हमारा वो बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन एक कन्वेंशन के फॉर्म में फॉलो हो रहा है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इज टू बी अ मेंबर ऑफ द लोअर हाउस। No, the prime minister has to resign if he loses the majority in the lower house। देखो अभी हमने बात करी नो कॉन्फिडेंस मोशन की, कि जो प्राइम मिनिस्टर है जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को लेके। मतलब लोकसभा में अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ तो सरकार गिर जाती है। तो ये कन्वेंशनली होता आ रहा है, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो दिस वुड बी योर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज प्राइम मिनिस्टर has to resign if he loses the majority in the lower house of the assembly। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आर्टिकल 100 जो 56 के उसके बारे में, दैट provides that a governor shall hold office for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office। which one of the following can be deduced from this? पहला है, नो गवर्नर कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस टिल द कंप्लीशन ऑफ हिज टर्म। तो ये तो गलत है, आप उनको रिमूव कर सकते हो। नो गवर्नर कैन कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ 5 years। ये भी गलत है, जब तक उनका सक्सेसर नहीं आ जाता वो कंटिन्यू रहेंगे। तो ये आपके पास क्लियर है। अगला क्वेश्चन है,
which among the following are appointed by the president of India? Actually अब ये यहाँ से जो 2-3 सवाल बाकी हैं which is related to your 1994 के जो सवाल है और एक 1993, ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल इन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं जिसका आई थिंक अब रिलेवेंस नहीं है बिकॉज अब पैटर्न चेंज हो चुका है। तो अभी के रेलेवेंस के पॉइंट से हम बात करें तो हमने प्रायोरिटी वाइज 2024 से 23 से पहले स्टार्ट किया, फिर 2022, 21 इस तरह से सारे क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चंस आप अच्छे से देख लेंगे, इनके जो ऑप्शंस हैं इनको भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे, ऑप्शन से कोई क्वेश्चन बन रहा है तो भी आप उनको बहुत अच्छे से देखेंगे। इस प्रकार से हमारा ये जो यूनियन एग्जीक्यूटिव और जो स्टेट एग्जीक्यूटिव वाला सेक्शन है वो हो चुका है। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम पार्लियामेंट से रिलेटेड या फिर आपके पास जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है यानी कि जो पूरा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है उससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होंगे उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और अब जैसे पॉलिटी हो जाएगा फिर हम हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं उनको भी स्टार्ट कर देंगे बिकॉज स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड टू मेक द वीडियोस ऑन द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल फॉर द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। सो डेफिनेटली वी विल डू दैट एंड थैंक यू सो मच। And one more thing, I need your feedback regarding the voice quality because we had tried to improve the voice quality in this video. If there is any improvement or if there is any improvement required, you can tell us in the comment section. और किसी भी प्रकार का डाउट हो तो feel free to ask us. Thank you so much.